चलिए बच्चों, देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वो पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब एक ही 18th क्वेश्चन है जिसके ए बी सी डी पार्ट है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारी क्लास होगी, तो चलिए इसे भी खत्म करते हैं। देखिए 18th का फर्स्ट, अच्छा आप लोगों ने घर में बल्ब तो देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि एक पतली सी वायर होती है, उसे कहते हैं टंगस्टन। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे ही इसमें से हम करंट पास करते हैं, मतलब जब इसे इसके थ्रू करंट पास होता है टंगस्टन के थ्रू, यहाँ पे एक पतली सी वायर होती है। ठीक है, जैसे ही उसमें से करंट पास होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लो करने लगता है टंगस्टन। तो ये होता क्या है, ये टंगस्टन हीट हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए आप 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना टेम्परेचर ये सह सकता है, पर इसके बाद ये भी मेल्ट हो जाता है। और 3300 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, ये है कि टंगस्टन इज यूजुअली यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइट बल्ब बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है टंगस्टन का, और इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। ठीक है, टंगस्टन मटेरियल जो टंगस्टन मेटल होता है, इट ग्लोज रेड हॉट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू इट एंड इट गिव्स ऑफ बोथ हीट एंड लाइट। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास होती है तो ये गर्म हो जाता है, ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करता है। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। देखिए रजिस्टिविटी कम होने का फायदा क्या हुआ, अगर रजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो देखिए आई इक्वल्स टू वी बाय आर। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा पास हो सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसके थ्रू करंट ज़्यादा पास होगी। अगर करंट ज़्यादा पास होगी तो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। जूल्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट जो है, हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उसके स्क्वायर टाइम्स हीट बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और ये बल्ब ग्लो करने लगता है। अगर टंगस्टन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 74 होता है। टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है W होता है, और टंगस्टन का एटॉमिक वेट 183.84 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस such as bread toasters and electric irons are made up of alloy rather than pure metal। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम मेटल एलॉय के बीच का डिफरेंस देखते हैं। मेटल क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट से बना होता है, वेरएज एलॉय जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, या मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के भी बनाया जाता है। मतलब उसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है। देखिए, और मेटल जो है उनकी डक्टिलिटी हाई होती है, वेरएज जो एलॉय है उसकी डक्टिलिटी लो होती है। मेटल जो है वो लैक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम होती हैं या कुछ में नहीं भी होती हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस ये सब कम होती है। लेकिन जो एलॉय है वो सुपीरियर होता है इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जितने जितने उसमें हमने मेटल्स मिलाए हैं तो जो दूसरे मेटल की कमी थी वो सेकेंड मेटल या थर्ड मेटल जो कि हमने आपस में मिक्स किए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को ओवरकम कर देता है। उसके बाद देखिए, मेटल में स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन एलॉय में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली, ठीक है, जनरली जो मेटल्स होती है उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, टंगस्टन इज एन एक्सेप्शन। और एलॉय जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब वो जल्दी से पिघलता नहीं है। जो मेटल है वो कॉपर, उसमें एग्जाम्पल है कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, ये सब
और एलॉय की अगर बात करें तो एलॉय क्या है, ब्रास, स्टील, ये सब क्या है आपके एलॉय है। अब कुछ एलॉयज देख लेते हैं, जैसे कि पहला है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, जिसमें कि 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है। इससे पहले मैंने आपको एक एलॉय के बारे में बताया था, निक्रोम के बारे में, ठीक है, हमारी जो रेजिस्टेंस वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कोरोजन नहीं होता है, और शाइनी शाइनी सरफेस होती है। किस काम आता है, टू बिल्ड स्टेच्यूज एंड मॉन्यूमेंट्स और इन द मेकिंग ऑफ मेडल्स, शॉर्ट्स एंड आर्टिस्टिक मटेरियल। ब्रास भी एक एलॉय है, ठीक है, कॉपर जिंक से बनता है। हार्डर, जितना कॉपर हार्ड होता है उससे ज़्यादा ब्रास हार्डर होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें देखिए कॉपर की प्रॉपर्टी भी आ गई, मतलब कंडक्टिविटी भी आ गई, और जिंक की हार्डनेस भी आ गई, ठीक है। देखिए स्टील, स्टील स्टील जो हम देखते हैं, जो तो किससे बनता है, वो आयरन और कार्बन से बनता है। स्टील कोई मेटल नहीं है, ये एक एलॉय है, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और वो कौन से मेटल्स हैं, आयरन और कार्बन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस वगैरह, इन सब में आपने देखा होगा स्टील यूज होता है। और एक होता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि एक क्रोमियम भी होता है, जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग जल्दी से होती नहीं है। स्टील में रस्ट हो सकती है, हो जाती है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है वो स्टील से ज़्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आयरन, कार्बन और क्रोमियम भी होता है। तो और स्टेनलेस स्टील शाइनी बहुत होता है, शार्प से शार्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कटलरी में यूज़ करते हैं। कटलरी मतलब जो घर में किचन में हम जैसे नाइफ हो गया और भी जो डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं वो बनाने के काम आता है, और सर्जिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के भी काम आता है। तो अब क्वेश्चन आया कि ब्रेड टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन ऐसे जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें कंडक्टर्स में यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए उसका आंसर ये है कि एलॉय डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन और बर्न इजली, क्यों, बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट even at high temperature because resistivity of an alloy is much higher। resistivity, ये resistivity of an alloy क्या कह रहा है ये, is much higher than resistivity of metal, pure metal। देखिए अगर resistivity ज़्यादा होगी तो resistance ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने थ्रू करंट ज़्यादा पास होने नहीं देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत कम होगा, और इसी वजह से ना ऑक्सीडेशन होगा ना वो बर्न होगा, ठीक है। इसी वजह से हम एलॉय का यूज़ करते हैं प्योर मेटल की जगह एज इन कंडक्ट फॉर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो बच्चों इसका एक सीधा आंसर ये है कि आप देखिए अगर मैं ये 3 बल्ब सीरीज में लगाता हूँ और मान लीजिए इस बल्ब में कोई फॉल्ट आ जाता है या ये बल्ब फूक जाता है, खराब हो जाता है, तो ये 2 बल्ब भी किसी काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि करंट इससे आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पे करंट आके रुक जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा, या फिर ये शॉर्ट छोड़िए, या फिर ये मान लीजिए कि करंट इस पॉइंट से आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब ये बल्ब अगर फूक गया है, ये बल्ब अगर शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पे कनेक्शन खुल गया, मतलब यहाँ पे कनेक्शन अब खत्म हो गया, तो यहाँ ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो करंट जो है आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। लेकिन देखिए अगर यही बल्ब पैरेलली कनेक्टेड है और मान लीजिए ये बल्ब शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, या ये बल्ब फूक जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर ओपन सर्किट हो गया और करंट अब यहाँ से पास नहीं हो सकता है, लेकिन करंट यहाँ से तो आगे जा सकता है ना। तो एक अप्लायंस के खराब होने से बाकी 2 अप्लायंसेस पे कोई असर नहीं पड़ता इन पैरेलल कनेक्शन, वेयर एज in case of series connection, if one of the appliances short circuit get fused or due to any mishappening, if open circuit happened, then no current will be going in another 2 appliances, ठीक है। तो आगे वाले जो 2 होते हैं वो भी बिल्कुल मतलब खराब नहीं होते हैं, पर उन तक जब करंट ही नहीं पहुंचता है तो वो वर्क ही नहीं करते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में अगर ये खराब हो गया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, करंट अभी भी आगे वाले 2 अप्लायंसेस में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए देखिए
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर की अगर बात करूं तो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, अगर रेडियस बढ़ेगा वायर का, मतलब अगर वायर मोटी होगी, मतलब अगर ये इसका रेडियस R1 है और ये जो वायर है इसका रेडियस R2 है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो देखिए अगर R2 R1 से बड़ा है तो A2 A1 से बड़ा होगा। तो जिसका, तो देखिए R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1, या ऐसे देखिए, देखिए अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये एरिया, अब यहाँ R1 R2, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो विद द इंक्रीज इन एरिया द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेट डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। चलिए, वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम वर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो देखिए पहली बात, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे हैव लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस तो अपने थ्रू ये करंट ज़्यादा पास कर सकते हैं। दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बेस्ट है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट, और देखिए लो रेजिस्टेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये काफ़ी गर्म नहीं होते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कर देते हैं। और देखा जाए तो एल्युमिनियम वायर्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज द एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन द अर्थ इन वेरी अबेंडेंट। ठीक है, जो एल्युमिनियम है वो काफ़ी अबेंडेंट फॉर्म में या बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ में। वो ACSR कंडक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है, स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अब ये कंडक्टर्स यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और कॉपर की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉपर को Cu से। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।